आप सबसे पहले आज देखेंगे परमाणु। कल आपने पढ़ा था अणु, आज देखेंगे परमाणु। परमाणु है क्या? एटम। एटम यानी परमाणु। एटम से मतलब होता है ए माने नहीं, टम माने नष्ट होना, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। या कि इसकी जो परिभाषा बनेगी कि परमाणु किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का सबसे छोटा कण माने छोटा से छोटा टुकड़ा एटम कहलाता है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, उस सूक्ष्मतम कण को एटम कहते हैं। इस एटम की परिभाषा के अनुसार जो ये परमाणु है वह सबसे सूक्ष्म कण है, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमाणु जो है, देखा गया कि परमाणु के अंदर भी अन्य छोटे छोटे मूलभूत कण होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार पॉजिट्रॉन, डेंड्रॉन आदि 24 मूलभूत कण और होते हैं। माने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे छोटी छोटी चीज परमाणु नहीं है। परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है और छोटे छोटे भागों में विखंडित किया जा सकता है। तो ये जो परमाणु की परिभाषा बनी थी कि जो अविभाज्य होता है, अविनाशी होता है, डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में बताया था, तो वह परमाणु नहीं है। परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है, यह अस्थायी है और यह आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करता है। क्या बनाता है? अणु बनाता है। और ये परमाणु जो होता है, इस परमाणु के बारे में जब बाद में खोजा गया तो देखा गया कि किसी भी परमाणु में एक केंद्र होता है, और ये केंद्र जो होता है, ये केंद्र रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के द्वारा पता चला कि यह प्लस होता है। नाभिक क्या होता है? धनात्मक होता है। और इसी पर एक और भाग होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता, उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार प्रोटॉन के अंदर क्या क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु के नाभिक में है। परमाणु के नाभिक में क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस पूरे भाग को कहते हैं, जहां ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और इसके चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार परमाणु एक गोलाकार भाग होता है, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तथा इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो इस परमाणु के बारे में, परमाणु का मॉडल आप देखेंगे। परमाणु का मॉडल बताया था आपकी कक्षा में है। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल। किसका है? जे थॉमसन मॉडल है ना पहला, इसी को थॉमसन का मॉडल कहते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया परमाणु मॉडल के बारे में? थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक तरबूज के आकार की रचना है। जिस प्रकार तरबूज होता है, तरबूज देखोगे आप, उसके अंदर लाल लाल पूरा भाग होता है और उस लाल लाल भाग में दाने धसे होते हैं। उसी प्रकार इन्होंने बताया कि ये परमाणु एक गोलाकार संरचना है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके दानों की भांति धसे होते हैं। इस प्रकार इन्होंने बताया कि ये क्या है? परमाणु। तो परमाणु को इन्होंने तो बता दिया कि गोलाकार संरचना है और इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए हैं। क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, तो इससे यह तो पता चल गया कि परमाणु उदासीन होता है। लेकिन परमाणु के बारे में जो बाद में और व्याख्या की गई, उन व्याख्याओं का पालन ये नहीं कर पाता। इसलिए परमाणु का जो थॉमसन का मॉडल था, यह थॉमसन का मॉडल अमान्य कर दिया गया। तो परमाणु का जो थॉमसन का मॉडल था, अमान्य कर दिया गया। इसके बाद परमाणु का मॉडल किसने बताया? रदरफोर्ड ने। तो दूसरा आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल आया, तो रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत पतली पन्नी ली और उस सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। उन्होंने अपना परमाणु मॉडल इस प्रकार दिया। मॉडल को बताने के पहले उन्होंने प्रयोग किया
जिस प्रयोग में एक सोने की बहुत पतली पन्नी थी, उस पतली पन्नी में उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण यानी हीलियम कण, और इन अल्फा कणों की जब बौछार की तो क्या देखते हैं कि इसमें कुछ कण सीधे निकल जाते हैं। कण कहाँ चले जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। और कुछ कण इसमें आते हैं और यहां से तिरछे हो जाते हैं, तथा कुछ कण इसमें आते हैं और इसके केंद्र से वापस लौट जाते हैं। ये आए और आकर के वापस लौट गए। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये परमाणु एक खोखलाकार गोला भाग होता है, जिसके केंद्र में नाभिक में धनावेश आयन होता है। इस आयन के कारण, धनावेश के कारण, इसमें जो किनारे किनारे के पार्टिकल अल्फा कण है वो तो सीधे निकल गए थे, लेकिन जहां इसका प्रभाव होता है तो ये अल्फा कण जब यहाँ आए तो इसके प्रभाव से तिरछे हो गए, और जो इसके सीध में आए तो इसके प्रभाव से वापस हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी अल्फा कण धनात्मक होते हैं। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ये बताया गया। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। आपने चुंबक में भी देखा होगा, है ना, जब यन ध्रुव और यस ध्रुव को पास पास लाते हैं तो चिपक जाते हैं, जब यन ध्रुव और यन ध्रुव को लाते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण दूर दूर होते हैं। इसी प्रकार ये जब समान आवेश वाले, धनावेश वाले अल्फा कणों की बौछार की, तो ये बौछार करने पर इन्होंने ये प्रयोग किया, और ये प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकाला इसमें रदरफोर्ड ने कि परमाणु एक गोलाकार भाग आवरण होता है, जिसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। इस परमाणु का पूरा भार, जो भार होता है परमाणु का भार, वो नाभिक पर ही निहित होता है। इसके चारों ओर खोखला आयन होता है, खोखला आकार होता है, जहां पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉन उठाने अल्फा कण सीधे निकल गए थे। इस क्या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और प्रोटॉन धनात्मक होते हैं। तो ये सब अल्फा कणों की इन्होंने बौछार की थी। तो अल्फा कण के आधार पर इन्होंने रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल बताया। इनका जब परमाणु मॉडल आया तो इनके परमाणु मॉडल के बाद देखा गया कि कुछ ऐसे इसमें कमियां थी। वो कमियां क्या थी? इनके परमाणु मॉडल में कमी ये थी कि इन्होंने बताया कि अभी जो परमाणु है, इस परमाणु के चारों ओर, परमाणु के केंद्र में जो नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, और इन कक्षाओं में, ये नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षाएं हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो इसके चक्कर लगाने पर इसकी एनर्जी का ह्रास होगा, एनर्जी घटेगी। जब इसकी एनर्जी कम होगी तो चक्कर लगाते लगाते एक दिन धीरे धीरे आकर के अपने इस नाभिक में समा जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो परमाणु का स्थायित्व तो रहा ही नहीं, क्योंकि वो नष्ट हो गया। तो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरा, इससे निकलने वाले स्पेक्ट्रम जिन्हें कहते हैं विविक्त स्पेक्ट्रा, तो दूसरा इनका कमी है विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या न कर पाना। ये दो कमियों के कारण, नंबर एक इसके स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, और नंबर दो विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या न कर पाना। ये दोनों के कारण इनका जो परमाणु मॉडल है अमान्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। अब इनका परमाणु मॉडल अमान्य हो गया। अब आप पढ़ेंगे बोरबरी का परमाणु मॉडल। किसका? बोरबरी का परमाणु